हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुरजीत मैम दक्ष एकेडमी लाडबग यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वैदिक एज। वैदिक एज को जानने से पहले हमें इसके टाइम पीरियड के बारे में पता होना चाहिए कि वैदिक एज कब से कब तक मानी गई है। तो 1500 से 1000 BC इसका टाइम पीरियड माना गया है। और वैदिक एज को जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वैदिक एज इसे क्यों बोला गया है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। वैदिक एज बच्चों, वैदिक एज में सबसे पहले आर्य लोग भारत में आए थे। अब जो आर्य शब्द है इसका मीनिंग क्या होता है, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं इसको। आर्य का मीनिंग होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ यानी ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला, उसे क्या बोला जाता है, आर्य बोला जाता है। और आर्य लोग भारत में आए थे। आर्य लोग भारत में आए थे, कहाँ से आए थे ये लोग, और इसके बारे में अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मान्य मत है वो किसका है, मैक्स मूलर का है। उसके बाद आर्य लोग कौन थे बच्चों, आर्य लोग जो थे वो नोमैडिक पीपल थे। नोमैडिक यानी कि जो अपने पशुओं को लेके घास की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, तो इन्हें क्या बोला गया है, आर्य बोला गया है। तो आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे, सबसे ज़्यादा एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। आर्य लोग भारत में आए थे सबसे पहले तो मध्य एशिया। मध्य एशिया जो स्थान बताया है इनका किसने बताया है, मैक्स मूलर ने। और सबसे ज़्यादा जो मान्य तथ्य माना गया है वो भी किसका, मैक्स मूलर का माना गया है। कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से। नेक्स्ट है अंटार्कटिक प्रदेश भी बताया है कि अंटार्कटिक प्रदेश या फिर नॉर्थ पोल से भारत में आए हैं। तो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य लोग कहाँ से आए, अंटार्कटिक से आए। उसके बाद हमारे पास थर्ड मत आता है तिब्बत। तिब्बत जो इनका निवास स्थान बताया है वो किसने बताया है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का जो मूल निवास स्थान था, यानी कि जहाँ के ये थे, वो कौन सा था, तिब्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, आर्य लोग कहाँ पर बसे थे, तो ये सेटल कहाँ पे हुए थे। अगर क्वेश्चन आता है ये बसे कहाँ थे या फिर सेटल कहाँ पे हुए थे, तो या तो आपके पास ऑप्शन में आएगा सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश आता है एग्जाम में, या फिर दिया जाता है पंजाब। इन दोनों में से कोई भी आपके पास ऑप्शन में आएगा कि ये लोग कहाँ पे सेटल हुए थे, सप्त सैंधव प्रदेश में या फिर पंजाब आपके पास ऑप्शन में आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्यों की सोसाइटी के बारे में। इनका समाज कैसा था, इनका ये रहन सहन कैसा था इनका। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो आर्यों का समाज था, आर्यों की जो सोसाइटी थी वो कैसी थी, वो नगरीय थी। आर्य सभ्यता कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। इससे पहले हमने किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की जो सभ्यता थी वो कैसी थी, शहरी थी, लेकिन आर्यों की सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। तो इनकी सोसाइटी के बारे में अगर बात करते हैं, सोसाइटी कैसी थी, पितृ प्रधान। पितृ प्रधान किसे बोलते हैं, जिसमें पिता के नाम से वंश चलता है। आज भी हमारे नॉर्थ भारत में, नॉर्थ इंडिया में जो वंश चलता है वो ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया के पार्ट्स में पिता के नाम से वंश चलता है। हाँ, साउथ में कुछ जगह है जहाँ पे माता के नाम पे चलता है। तो पितृ प्रधान इनकी सोसाइटी थी, इनके पिता के नाम से वंश चलता था। उसके बाद अगर क्वेश्चन आता है बच्चों, क्या वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था यानी कि जाति पाति। उस टाइम में बच्चों जाति पाति यानी कि वर्ण व्यवस्था नहीं थी। और वर्ण व्यवस्था नहीं थी इसलिए जो कार्य किया जाता था वो कर्म प्रधान करते थे। कर्म प्रधान का मीनिंग क्या होता है कि जिस पर्सन का जो भी दिल करे वो काम कर सकता है। मतलब ये नहीं था कि उसमें ये नहीं था कि जिस कुल में पैदा हुआ है वो ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम में जाति पाति कोई भी प्रथा ऐसी नहीं थी। तो यहाँ पे जो कार्य किया जाता था वो कैसा होता था, वो कर्म प्रधान कार्य होता था। नेक्स्ट बात आती है बच्चों नेक्स्ट बात आती है आर्यों में स्त्रियों की दशा कैसी थी। अगर स्त्रियों की दशा के बारे में पूछें तो स्त्रियों की दशा यानी स्त्रियों का स्थान आर्य सोसाइटी में काफ़ी उच्च स्थान रखती थी स्त्रियां। स्त्रियों को भी पुरुषों की तरह शिक्षा लेने का अधिकार था, वो भी वेदों को पढ़ती थी। और कई स्त्रियों के नाम वेदों में दिए गए हैं, जो काफ़ी विदुषी स्त्रियां रही हैं उनके नाम किस में दिए गए हैं, वेदों में दिए गए हैं। तो स्त्रियों की दशा काफ़ी अच्छी थी उस टाइम में। और स्वयंवर प्रथा थी। स्वयंवर प्रथा क्या होती है, अपना जो वर है खुद चुनने की स्वतंत्रता थी। तो इट मीन्स उस टाइम में स्त्रियों की जो स्थान था काफ़ी उच्च था। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्त्रियों के जो नाम आए हैं, ऋग्वेदों में किन स्त्रियों के नाम आए हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो घोषा,
अपाला और लोपामुद्रा, ये 3 विदुषी स्त्रियां हैं जिनके वेदों में नाम आए हैं। और स्त्रियों को भी पूजा पाठ करने का अधिकार था। अपने पति के साथ यज्ञ में बैठती थी स्त्रियां, और अगर स्त्री यज्ञ में अपने पति के साथ नहीं बैठती थी तो यज्ञ कार्य को संपूर्ण नहीं माना जाता था। तो ये था बच्चों सोसाइटी के बारे में कि आर्य लोगों की सोसाइटी कैसी थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्यों के भगवान के बारे में कि वो पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे। अगर आर्यों की बात करें बच्चों, इस टाइम में मूर्ति पूजन नहीं थी। आर्यों के टाइम में, आर्यों की सोसाइटी में मूर्ति पूजन नहीं थी, क्योंकि वो मूर्तियाँ बनाकर पूजन नहीं करते थे। आर्य भी नेचुरल पावर्स की पूजा करते थे, जो उनका मुख्य भगवान था। मुख्य देवता कौन था? इंद्र। इंद्र को मुख्य देवता मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि इंद्र को जो है वर्षा का देवता माना जाता था, इसलिए उन इंद्र की पूजा की जाती थी। किस टाइम में? ऋग्वैदिक काल में। उसके बाद है इंद्र का एक नाम पुरंदर भी दिया गया है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर बोला गया है। और इसको पुरंदर क्यों बोला गया है? क्योंकि पुरंदर का मीनिंग होता है किलों को ध्वस्त करने वाला, यानी कि किलों को तोड़ने वाला। तो पुरंदर अगर क्वेश्चन आता है किसका नाम है? इंद्र का नाम दिया गया है। किस में दिया गया है? ऋग्वेद में। उसके बाद मुख्य देवता इंद्र था। उसके बाद आते हैं अग्नि, वरुण और सोम। इन देवताओं की भी पूजा होती थी। तो ये थी उस टाइम के, मूर्ति पूजा नहीं थी उस टाइम में, उस टाइम के भगवान की अगर हम बात करें। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्यवसाय। आर्य लोग व्यवसाय कैसा करते थे, क्या काम करते थे? अब देखो बच्चों, जैसे मैंने बताया है, आर्य लोगों की जो सोसाइटी थी, जो उनकी सभ्यता थी, कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। तो उसी के अनुसार इनके व्यवसाय भी थे। व्यवसाय यानी कि कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। यानी कि इनकी जो सिविलाइजेशन थी वो किसके ऊपर डिपेंड करती थी? कृषि के ऊपर और पशुपालन के ऊपर। अगर कृषि की हम बात करें तो मुख्य फसल कौन सी थी इनकी? मुख्य फसल थी यव, और यव को क्या बोला जाता है? जौ। और अगर पशुओं की बात करें, मुख्य पशु था गाय। गाय को मुख्य पशु बोला गया है। और गाय को बच्चों अघन्य भी बोला गया है। अघन्य का मीनिंग होता है जिसका वध नहीं किया जा सकता। आज भी भारतीय समाज में गाय को बहुत पवित्र माना गया है, और जो गाय है वो वध करने योग्य नहीं है। ये किस में लिखा है? ये भी ऋग्वेद में लिखा है। तो अगर क्वेश्चन आता है मुख्य पशु गाय थी, और अगर क्वेश्चन आता है कि इनका प्रिय पशु, आर्यों का प्रिय पशु कौन था? तो घोड़ा। मुख्य पशु गाय थी और प्रिय पशु घोड़ा। बच्चों ऋग्वैदिक काल में जिस पर्सन के पास जितने ज़्यादा पशु होते थे उसको उतना ही वेल्दी यानी कि धनी माना जाता था। तो ये थी आर्य लोगों के व्यवसाय के बारे में। नेक्स्ट आता है बच्चों आर्यों की पॉलिटिकल लाइफ या फिर प्रशासन के बारे में। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई किसे बोला गया? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार। परिवार प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। परिवार से मिलकर ग्राम बनता था, ग्राम से मिलकर विश्व बनता था, और विश्व से मिलकर राष्ट्र बनता था। याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। परिवार सबसे छोटी इकाई प्रशासन की। परिवार मिलकर क्या बनाते थे? ग्राम। और ग्राम यानी कि गांव मिलकर विश्व बनता था, विश्व से मिलकर राष्ट्र बनता था। फिर आता है कि परिवार का मुखिया कौन होता था? पिता। ग्राम के मुखिया को बोलते थे ग्रामणी, विश्व के मुखिया को बोलते थे विश्वपति, और राष्ट्र का जो मुखिया होता था वो राजा। ओके, परिवार, ग्राम, विश्व और राष्ट्र, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है बच्चों ऋग्वैदिक काल में राजा का पद। राजा के पद के बारे में पूछ लेते हैं कि राजा का पद वंशानुगत था या नहीं। तो ऋग्वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत नहीं था, यानी कि राजा के बाद उसका पुत्र राजा नहीं बनता था। राजा का चुनाव होता था। राजा का चुनाव होता था कैसे? सभा,
और समिति द्वारा, सभा और समिति द्वारा राजा का चुनाव होता था। अब देखो बच्चों, अगर राजा का चुनाव होता था तो इट मीन्स राजा की जो पावर थी वो क्या होती थी, वो लिमिटेड होती थी, क्योंकि राजा का इलेक्शन होता था। और किसके द्वारा, सभा और समिति द्वारा। सभा होती थी आम लोगों की और समिति होती थी नोबल्स की। नोबल्स यानी कि जो उच्च लोग होते थे। सभा आम लोगों की होती थी और समिति नोबल्स यानी कि जो उच्च लोग होते थे उनकी समिति होती थी। तो ये दोनों मिलकर किसका चुनाव करते थे, राजा का चुनाव करते थे, और राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा ऋग्वेद। तो ऋग्वैदिक काल की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऋग्वेद के बारे में हम बात करेंगे। तो ऋग्वेद की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले तो जो वेद वर्ड है, वेद शब्द है, इसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। वेद का मीनिंग होता है ज्ञान। आज भी जो वेद है हमारे लिए ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार है, और इसलिए वेद का जो मीनिंग होता है ज्ञान होता है। तो ऋग्वेद की बात करें बच्चों, क्योंकि 4 वेद हैं, 4 वेदों में सबसे जो पुराना वेद है वो कौन सा है, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद की हम बात करेंगे क्योंकि वैदिक काल में ऋग्वेद लिखा गया था, और उत्तर वैदिक काल में 3 वेद जो हमारे हैं वो लिखे गए थे। तो अभी हम बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद जो है विश्व की प्राचीन पुस्तक, और ये यूनेस्को भी मान चुका है, यूनेस्को द्वारा प्रमाणित है कि विश्व की सबसे प्राचीन लिखित जो पुस्तक है वो कौन सी है, ऋग्वेद है। और ऋग्वेद किस भाषा में लिखा हुआ है, संस्कृत। वैसे बच्चों संस्कृत जो है मदर ऑफ द ऑल लैंग्वेजेस बोला जाता है संस्कृत को, क्योंकि विश्व के 90% जो लैंग्वेजेस हैं वो किससे निकली हैं, संस्कृत से। और अगर आपके पास क्वेश्चन ये भी आता है कि आर्यों की भाषा कौन सी थी, तो संस्कृत भाषा थी। और जो ऋग्वेद है वो किस में लिखा हुआ है, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो विश्व की प्राचीन पुस्तक संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, हेम्स भी बोलते हैं इनको। 1028 सूक्त हैं इसमें, और 10 मंडल हैं, यानी कि जो ऋग्वेद है वो 10 मंडलों में विभाजित है। एक बात याद रखना बच्चों, ऋग्वेद जो है वो 10 मंडलों में विभाजित है। इसका पहला और 10वां, पहला और जो 10वां मंडल है वो बाद में लिखे गए हैं, और जो 8 मंडल है वो पहले लिखे गए हैं। कौन सा, पहला और 10वां सबसे बाद में लिखे गए हैं, और सेकंड से लेकर 9 तक वो पहले लिखे गए हैं। तो 10 मंडलों में विभाजित है ऋग्वेद। नेक्स्ट हमारे पास आता है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछते हैं गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। तो गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। और गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने, ऋषि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है गायत्री मंत्र किसे समर्पित है, तो गायत्री मंत्र सावित्री को समर्पित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से, लिखा है विश्वामित्र ने, और किसे समर्पित है, सावित्री को समर्पित है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार किस नदी का उल्लेख हुआ है। तो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। और अगर क्वेश्चन आता है ऋग्वेद में पवित्र नदी किसे माना गया है, तो पवित्र नदी माना है सरस्वती को। सरस्वती पवित्र नदी मानी गई है, और सबसे ज़्यादा जो नाम आया है वो सिंधु का आया है। और अगर क्वेश्चन आता है कि गंगा का नाम कितनी बार आया है ऋग्वेद में, गंगा का उल्लेख जो आया है वो 1 बार आया है, और यमुना का उल्लेख जो आया है वो 3 बार आया है। और ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोला जाता है, ऋग्वेद को गाने वाले को होत्री बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ऋग्वेद का जो गान करता है उसे क्या बोलते हैं, उसे होत्री बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चों ऋग्वेद की शब्दावली। कई बार पूछ लेते हैं कि ऋग्वेद में इस शब्द को क्या बोला जाता था। तो ऋग्वेद की जो शब्दावली है मैं आपको मेन ही बताऊंगी। पणी किसे बोलते थे, ऋग्वेद में जो पणी बोला जाता था वो किसे बोलते थे, व्यापारी को बोलते थे।
यानी कि जो दूर देश में व्यापार करता था उसे क्या बोला जाता था? पणी। नेक्स्ट आता है उग्र। उग्र किसे बोलते थे? अपराधियों को पकड़ने वाले को क्या बोलते थे? ऋग वैदिक काल में उग्र बोला जाता था। उसके बाद आता है पूरब। पूरब किसे बोलते थे? दुर्गपति। आता है आयस। आयस लोहे को। ऋग, तो ये थी बच्चों ऋग वैदिक कालीन शब्दावली। उसके बाद कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं बच्चों, क्या ऋग वैदिक काल में बाल विवाह या पर्दा प्रथा थी? तो उस टाइम में ना तो बाल विवाह ना ही पर्दा प्रथा, ऐसी कोई भी सामाजिक बुराई उस टाइम में नहीं थी। तो आज का हमारा टॉपिक था बच्चों ऋग वैदिक काल। तो वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।